नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग संधि के संबंध में पढ़ने वाले हैं। जितनी भी टीजीटी स्तरीय परीक्षा होती है, यानी हाई स्कूल की जितनी परीक्षा होती है शिक्षकों के लिए, उसमें लगभग संधि के अध्याय से प्रश्न रहता ही रहता है। हम लोग संधि देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने वर्ण विचार, उच्चारण स्थान को पढ़ लिया है। आज संधि को देखने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं आपका प्रत्याहार को एक बार समझ लेंगे, शॉर्ट में समझेंगे, फिर संधि को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रत्याहार के संबंध में कि प्रत्याहार का जो अर्थ होता है वो प्रत्याहार दो शब्दों प्रति और आहार से मिलकर बना हुआ है। यह है आपका प्रत्याहार। क्या? दो शब्द, प्रति और आहार, ये दो शब्द से मिलकर बना है प्रत्याहार। कहा जाता है कि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 सूत्रों में बांटा था। कितने सूत्रों में बांटा था? तो 14 सूत्रों में बांटा था। याद रखना है कौन है वे इस प्रकार है। कौन कौन सा? पहला है आपका अयून, रील रिक, ए ओं, ए औच, है वरट, लन, यम अंगजनम, झभय, घड़दश, जव गड़दश, ख फ छ ठ थ च ट त व, कपय, शखशर और हल। ये 14 सूत्र में पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला में प्रत्याहार को बांटा था। ये 14 सूत्र आपका है। संस्कृत वर्णमाला को 14 सूत्र में बांटा गया था। ये 14 सूत्र आपके सामने है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि प्रत्याहार बनाने में आपको आसानी हो। जिससे वो गाना है ना, जैसे कौन सा गाना है, नाच रे पतर की, वही नाच रे पतर की, जैसे आपको अभी तक याद है, हमें भी याद है। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्याहार को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि संधि भी आपका आसानी से आप पहचानने में भी आपको कठिनाई नहीं होगी, सूत्र याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आपको ये 14 सूत्र पाणिनि का आपको याद करना है। कहता है कि इन सूत्रों में जो है प्रत्येक के अंत में एक हलंत वर्ण है। देख रहे हैं ना, ये प्रत्येक सूत्र, जैसे अयुन में न है, न के अंत में हलंत है, रील रिक में क है, क में हलंत है, ए ओंग में अंग में हलंत है, ए औच में च में हलंत है। इसी प्रकार हैवरट में ट में हलंत है, लन में न में हलंत है। जब आप 14 सूत्र को देखते हैं तो हर एक सूत्र के अंत का जो वर्ण है वो हलंत वर्ण है। कैसा वर्ण है वो? तो वो हलंत वर्ण है, मतलब जिसकी गिनती वर्णमाला के अंतर्गत नहीं होती है, मतलब इसकी गिनती नहीं की जाती है। पढ़ते तो हैं लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत इसकी गिनती, जो हलंत वर्ण होती है, ये सब इसकी गिनती नहीं होती है। इनमें से किसी एक सूत्र के हलंत वर्ण को छोड़कर बीच का कोई वर्ण ले लें और उसके बाद वाले अन्य किसी सूत्र का हलंत वर्ण का योग कर दें। इस प्रकार जब दो वर्णों का एक शब्द बनेगा, उससे हलंत वर्ण के अतिरिक्त उन सभी वर्णों का बोध होगा जो प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हल वर्ण के पूर्व तक है। नहीं समझे पूरे वाक्य को तो समझिए इसको आसानी से ऐसे करके। कहता है कि आप उदाहरण के लिए, जैसे कि हम एक आपको प्रत्याहार बनाना है, हमको अक प्रत्याहार। क्या बनाना है? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार क्या हुआ? तो आप देखेंगे ये अयुन में अ, अयुन का अ और ऋ का क, यानी अ और क, अ और क। यहाँ देखिए अ और क के बीच का जो वर्ण है, जिसमें हलंत वर्ण को हम गिनती नहीं करेंगे, हलंत वर्ण की गिनती हम लोग नहीं करेंगे। बीच का वर्ण कौन सा है? ई, उ, री और री, यानी अक, ओ और ये क, इसके बीच का वर्ण कौन कौन सा है? ई, उ, री, री। न को इसलिए नहीं किया कि हलंत वर्ण की गिनती वर्णमाला में नहीं होती है। तो अक प्रत्याहार के अगर वर्ण पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे? अ, ई, उ, री, री। इसी प्रकार अंग प्रत्याहार, अंग प्रत्याहार से आप कैसे समझेंगे? तो देखिए अ यहाँ है और अंग यहाँ पे है, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो वर्ण होगा वो हो जाएगा अंग प्रत्याहार का वर्ण। तो बीच का वर्ण में हमने क्या कहा था? हलंत वर्ण को नहीं लेना है, हलंत वर्ण को हम लोग नहीं लेंगे। तो कौन कौन सा वर्ण आएगा अंग में? तो हर्षई आ जाएगा, हर्षऊ आ जाएगा, री, ली, ए और ओ, ये हो जाएगा आपका अंग प्रत्याहार का वर्ण, ठीक है। इसी प्रकार कुछ मुख्य प्रत्याहार का मैंने लिखा हुआ है। द्विज प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से? री, ली, ए, ओ, ए, ओ। तो प्रत्याहार बनाना आसान तब होगा जब आप ये नाच रे पतर की, यानी पाणिनि का जो वर्णमाला का 14 सूत्र है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे तो प्रत्याहार बनाना भी आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है पूरे प्रत्याहार की कुल संख्या है वो है 42। कितनी संख्या है प्रत्याहार की? संख्या 42। लेकिन कहीं कहीं आपको 43 पढ़ने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो प्रत्याहार में शॉर्ट में बस इतना ही जानिए, ये प्रत्याहार है
और प्रत्याहार को वर्णमाला के अनुसार 14 सूत्र में बांटा गया है। हम लोग आज पढ़ेंगे संधि के संबंध में, ठीक है। चलिए देखते हैं संधि को। अच संधि, अच प्रत्याहार है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है ये आपको होमवर्क के रूप में देते बताइए। अच में कौन कौन सा वर्ण आता है। अच संधि में है, असंधि है, स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। पहले संधि को जानेंगे, संधि क्या है। तो परम सन्निकर्ष संहिता अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही संधि कहते हैं। जैसे राम जोड़ ईश्वरा बराबर रामेश्वरा। अब देखेंगे आप, राम में कौन सा वर्ण आया, अ आया, और इसमें ये फर्स्ट पद में जो प्रथम पद में अ है, इसमें दीर्घई है। तो अ और दीर्घई मिलकर एक वर्ण, नया वर्ण बन रहा है ए। क्या बन रहा है, ए। तो राम जोड़ ईश्वर क्या बन जाता है, रामेश्वर, यानी अ जोड़ ई मिलके ए बन गया। क्या वर्ण विकार हुआ, तो ए। तो राम ईश्वर का हो जाएगा रामेश्वर। इसी प्रकार इत्यादि में देखेंगे, इति में तो में देखेंगे तो हर्षी की मात्रा है, और यहाँ दूसरे पद में आ की मात्रा नहीं चल रहा है, ये आ की मात्रा है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये ई जोड़ आ क्या बन गया, ये आपका य हलन, यह बन गया, क्या बन गया, य। तो ये वर्ण विकार कौन सा वर्ण विकार हुआ, य का वर्ण विकार हुआ। तो इसी से इति जोड़ आदि, इति धन आदि इत्यादि बन गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब दो वर्णों के परस्पर मिलने पर उनमें से कोई विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आपने पहले ही पढ़ा है, विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान, मैंने कहा था जीरो से पढ़ेंगे तो फिर इसको समझेंगे अच्छे से। अच्छा, वर्ण विकार क्या होता है, मतलब दो वर्णों के एक दूसरे के अत्यंत करीब, देखिए कितने करीब आ गया है ना, अत्यंत करीब चले आने पर विभिन्न प्रकार का वर्ण विकार उत्पन्न होता है। यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन परस्पर मेल की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। बोले जब दो वर्ण आपस में बहुत करीब चला जाता है तो एक नया वर्ण का विकार होता है, उत्पन्न होता है ना। जब कोई भी नर मादा जब करीब आता है, या वर्ण को कोई भी करीब आएगा तो फिर नया चीज उत्पन्न होने वाला, नया चीज उत्पन्न होता है। वैसे ही इसमें नया विकार उत्पन्न होता है, तो यही कहलाता है वर्ण विकार, ठीक है। तो बोलता है वर्ण परिवर्तन परस्पर मेल की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। क्या, कौन कौन प्रकार का, पहला हम देखेंगे कि जब पहले पद का वर्ण स्वर वर्ण हो। क्या है, जब पहले पद का पद स्वर वर्ण, पहला पद मतलब क्या, 2 पद है इसमें, ये पहला पद है राम और ईश्वर क्या है, दूसरा पद है। तो बोलता है जब पहले पद का वर्ण कैसा हो, तो स्वर वर्ण हो। जैसे यदि में देखेंगे द में हर्षी है, तो हर्षी जो है ये कौन सा वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। और बोल रहा है जब पहले पद का वर्ण स्वर वर्ण हो, जैसे यदि में ये है, यदि जोड़ अपि क्या बन जाता है, यद्यपि। तो विकार की दृष्टि से 3 प्रकार का बोला है। पहला पद स्वर वर्ण हो, दूसरा बता रहा है जब पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो। जब पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन वर्ण हो। देखिए जगत में त हलंत, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है, त हलंत व्यंजन वर्ण है। उसके बाद बोल रहा है जब पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो, जैसे मनः धन रथ होता है। मनः में जो आप देख रहे हैं पहला वर्ण, ये पहला पद का वर्ण, इसमें कौन सा है, ये विसर्ग है। क्या है, ये विसर्ग है, न से पहले क्या है, विसर्ग है। तो बोलता है कि वर्ण परिवर्तन जो है मेल की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। जब पहला पद स्वर वर्ण हो, दूसरे में दिया हुआ जब पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो, और जब पहला पद विसर्ग युक्त हो। बोलता है कि पहले वर्ण के बाद आने वाला वर्ण क्रमशः स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण अथवा दोनों में से कोई भी वर्ण हो सकता है। या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। ये दो पहला में क्या होगा, या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा, ठीक है। अब देखिए संधि के भेद पढ़े हुए हैं आप लोग कि वर्ण विकार की 3 रूपों के कारण ही संधि के 3 प्रकार माने जाते हैं। वर्ण विकार के 3 रूपों के कारण ही, ये 3 जो रूप हमने पढ़ा था, इस 3 रूप के कारण ही संधि के जो है 3 भेद या 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन सा, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। और हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ स्वर संधि के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ने वाले हम लोग स्वर संधि के संबंध में, ठीक है। चलिए
देखेंगे कि एक स्वर वर्ण के साथ दूसरे स्वर वर्ण के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या, एक स्वर वर्ण के साथ दूसरा स्वर वर्ण जब मिलता है उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि, कितने पुत्र, तो 5 भेद। कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद को आप लोग याद रखेंगे। स्वर संधि के कितने भेद, तो 5 भेद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब लोग पढ़ते पहले दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की क्या विशेषताएं हैं, क्या है दीर्घ संधि, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है।